बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ फीड। मैं हूं मुर्तज़ा डार। बात करेंगे प्रोग्राम में आज नए आर्मी चीफ साहब के हवाले से, चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ के हवाले से। दो नए नाम आज सदर पाकिस्तान ने अप्रूव कर दिए हैं, जिनको वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की जानिब से उनको भेजा गया था। जनरल आसिम मुनीर मुल्क की फ़ौज के नए सालार होंगे। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जो है साहिर शमशाद साहब होंगे। इन दोनों की जो सर्विसेज हैं इसके हवाले से आज बातचीत करेंगे और साथ ही साथ आज ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि नए आर्मी चीफ को कौन कौन से चैलेंजेस हैं जिसका सामना होगा, इंटरनल भी और एक्सटर्नल भी और साथ ही साथ आर्मी चीफ के नाम का इंतखाब होना और तमाम प्रोसेस से गुजरना, उसके बाद अप्रूव हो जाना और इस असना के अंदर बहुत सारे चहमगोइयाँ भी होना, डिले का सारा तातुल का शिकार इस मामले का हो जाना, उसको भी आज डिस्कस करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये हुआ तो क्यों हुआ और अब जो कुछ हुआ है वो मुल्क के लिए कितना फ़ायदा मंद है। गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ करेंगे। प्रोग्राम में मुझे ज्वाइन कर रहे हैं लेफ्टिनेंट जनरल नईम खालिद लोधी साहब, एक्सपर्ट हैं इसके मैटर्स के। मोहसिन रज़ा साहब ज्वाइन कर रहे हैं, एक्सपर्ट हैं, एनालिस्ट हैं, जर्नलिस्ट हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का। जनरल साहब, सर गुफ्तगू का आगाज़ मैं आपसे करना चाहूँगा। सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ, बीइंग एन एक्सपर्ट ऑन ऑल दिस मैटर, ये बताइए कि इन दो नामों को और इस सारे प्रोसेस को और फ्यूचर ऑप्टिक्स को कैसे देखते हैं आप? जी बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं अपनी तरफ से दोनों जनरल साहबान को मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा। उसके बाद मैं गवर्नमेंट को मुबारकबाद पेश करूँगा कि उन्होंने दो सीनियर मोस्ट लोगों को बनाकर बहुत सारी जो कंट्रोवर्सीज हैं उनको ख़त्म किया और जो कोई थोड़ा बहुत सुकम था उसमें रूल्स ऑफ बिजनेस में तब्दीली करके, जो कि गवर्नमेंट का प्रेरोगेटिव है, और उसको किसी हद तक ठीक कर दिया। और मैं ज़्यादा इस डिटेल में नहीं जाऊंगा कि क्या बातें हुई पहले और क्या मसला दरपेश था और उसको कैसे हल किया गया। आई वुड से ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल। और फिर मैं मुबारकबाद दूंगा पीटीआई को तो इसलिए कि उन्होंने रिकवर किया है इस दस्तखत की वजह से। पॉलिटिकल एडवांटेज मिला है उनको, कोई नुकसान नहीं हुआ है। तो इस लिहाज से देखा जाए तो सबके लिए विन विन सिचुएशन है। आगे के जो चैलेंजेस की आपने बात की वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आने वाले चीफ के लिए, नए चीफ जो हैं, सबसे बड़ा चैलेंज इनके लिए ये है मेरी नजर में कि वो जो एक खलीज पैदा की गई थी अवाम के एक हिस्से और फौज के दरमियान, उसको पुर करना है। और जो एक मुखासमत की फजा थी किसी एक पार्टी के साथ या एक से ज्यादा पार्टियों के साथ, पॉलिटिकल पार्टी के साथ, उसको खत्म करना है ताकि जो न्यूट्रलिटी का दावा किया जा रहा है वो सही मानों में वो सामने आए और वो नजर भी आए। कहते हैं कि चीज वो होती है जो नजर भी आए। और ये एक चैलेंज है, यानी कि इंटरनल यकजहती पैदा करना। दूसरा चैलेंज ये है कि मेरे अपने ख्याल में इन तमाम रैंगलिंग्स की वजह से और जो इंतशार था और जो एक इन्हतात था तमाम मामलात में, जिसमें पॉलिटिकल मामलात भी थे, ये भी थे, हमारी सिक्योरिटी ने सफर किया है। बहुत बड़े बड़े बयानात आ रहे हैं हिंदुस्तान के जर्नलों की तरफ से, उनके जो है डिफेंस मिनिस्टर वगैरह उनकी तरफ से। फिर आपको पता है कि इंटरनल तहरीक तालिबान पाकिस्तान के सिलसिले में फिर वो सार उठा रहे हैं। अफगानिस्तान की सिचुएशन जो चैलेंजेस हैं, इंटरनल भी एक्सटर्नल भी, इनकी काफ़ी डिटेल्स हैं। मैं जो अहम चीज़ें हैं ना आपसे उसके ऊपर बहुत डिटेल में चाहता हूं कि आज हम बातचीत करें। आप मेरे साथ हैं, मैंने उस पर चैलेंजेस पे अलहदा आपसे सवाल करना है। मैं अभी मोहसिन साहब की तरफ जाना चाहूँगा। मोहसिन साहब, बीइंग एन एक्सपर्ट ऑन मैनी मैटर्स जो आप देखते हैं, जो सियासत से जुड़े हुए हैं, आपने बहुत सारे चीफ्स जाते भी देखे, आते भी देखे, सियासी हुकूमतें जाती भी देखी, आती भी देखी। ये फरमाइएगा मोहसिन साहब कि एक तो ये सारा प्रोसेस तातुल का शिकार हुआ और उसके बाद इवेंचुअली जो है सीनियरिटी वाला मामला जो हमने देखा कि वो प्रिवेल किया और सीनियर मोस्ट जो साहब थे, जो शख्सियत थी, उनको आर्मी चीफ का ओहदा जो है वो दे दिया गया। कैसे देखते हैं आप इस सारे प्रोसेस को? कुछ मैच्योरिटी नज़र आ रही है आपको सियासतदानों की जानिब से भी और ओवरऑल मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट की जानिब से भी? मैं जनरल साहब की बात को आगे बढ़ाऊंगा कि मैं दोनों जो जनरल हैं उन्हें मैं मुबारकबाद दूंगा कि पाकिस्तान में पहली दफा जो है मेरिट की बुनियाद पे आर्मी चीफ का तकर्रुर हुआ है और सबसे सीनियर आदमी को आर्मी चीफ मुकर्रर किया गया और उनसे जूनियर जो थे उन्हें चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ मुकर्रर किया गया है। बाकी जहाँ तक इस अमल के समूथ होने का ताल्लुक है तो मैं मकसद एहतराम ये कहूँगा कि तहरीक इंसाफ ने एक मतलब फिर पाकिस्तान के जो कौमी सलामती के इदारे हैं जो जिसके साथ पाकिस्तान के 22 करोड़ आवाम के दिल भी धड़कते हैं,
उनको मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की और इमरान खान साहब ने जनरल आसिम मुनीर की डटकर मुखालफत की और जो साफियों के साथ उनकी बातचीत होती रही उसमें वो खुलकर इस बात का इजहार करते रहे कि ये जनरल आसिम मुनीर के अलावा जिसे भी बना दो उन्हें कोई एतराज नहीं होगा। और फिर उन्होंने जो ये सदर आरिफ अलवी के में कोई एक पक्ष डाली कि वो सभी लाकर उन्हें दिखाएं, तो इसमें भी उन्होंने दूध तो दिया है लेकिन महंगी डाल के दिया है। और ये जो था पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा हुआ कि कोई सदर भागा भागा अपनी पार्टी की कायद के पास इस काम के लिए गया है कि जिसमें वो कुछ भी नहीं कर सकता था, जिसमें वो कुछ भी नहीं कर सकता था। और सिर्फ वो असम्बली में दस्तखत करने का उनका इख्तियार था, उनको मशवरा करने का या सोचने का या किसी भी और चीज का इख्तियार नहीं है। और अगर वो अपना असम्बली को 15 दिन के लिए रोक सकते थे तो उससे भी कुछ नहीं होता था। तो उन्होंने खामखा एक गन डालने की कोशिश की है, लेकिन बहरहाल ये अच्छा हुआ जैसे जनरल साहब ने कहा कि उन्हें अकल आ गई और उन्हें दानिश आ गई, उन्होंने मैच्योरिटी का मुजाहरा किया और शाम को ही ये सबनी मंजूर कर ली। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में जो आर्मी चीफ की तकरीर का अमल था ये बड़ा खुशसूरती से हुआ, वो कि इसमें काफी रुकावटें थी। और लाल बाज भी इसी का एक हिस्सा है कि वो चाहते थे कि अपनी मर्जी का आर्मी चीफ लगवाए, उसमें वो कामयाब नहीं हुए। और फौज की तरफ से भी यानी कि असम्बली भेजने पे जो इस तातुल का और इस डिले का मुजाहरा हुआ वो भी तारीख का हिस्सा है। तो ये बात दुरुस्त है कि all is well that's end well। मैं समझता हूँ कि बहुत बेहतर हो गया जो हो गया। ठीक है, आप मेरे साथ रहिएगा। जनरल साहब सर ये फरमाइएगा, जिस तरह मोहसिन साहब भी फरमा रहे हैं, एक बड़ा स्ट्रॉन्ग ये स्कूल ऑफ थॉट है, ओपिनियन है, और सोशल मीडिया पे भी खैर इस हवाले से खासी बहस जारी है। वो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस सारे प्रोसेस के अंदर जो आर्मी चीफ साहब की सिलेक्शन के हवाले से है उसमें काफ़ी मसले मसाइल उसने डाले। जिस तरह मोहसिन साहब कह रहे हैं कि उन्होंने काफ़ी गंद डाला, और बहुत सारे लोगों का ख्याल ये है कि उन्होंने डिलिबरेटली डाला ताकि वो डीरेल कर सके सिस्टम को, और अब इवेंचुअली जो है उन्हें समझ आ गई है। मैं आपसे जानना ही चाहता हूँ, बीइंग एन एक्सपर्ट, और ये आप जितने मामलात और सर्विसेज अपनी कर चुके हैं, ज़ाहिर है आप हम सबसे बेहतर इसके ऊपर कमेंट कर सकते हैं कि आपके ख्याल से क्या बुर्दबारी का मुजाहरा मौजूदा हुकूमत की जानिब से किया गया है या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से किया गया है या दोनों की जानिब से किया गया है या एस्टैब्लिशमेंट की जानिब से भी किया गया है? मतलब मैं ये जानना चाहता हूँ कि इज़ देयर वन पार्टी PTI which was creating the problem or there is someone else who was also creating the problem? जी, मेरे अपने ख्याल में अगर आप मेरे साफ तजज़िया ही मैं अपना दे सकता हूँ, अपने ख्यालात का इज़हार कर सकता हूँ। एवरीबॉडी क्रिएटेड अ प्रॉब्लम, एवरीबॉडी। और अगर कोई ये कहे कि हमने नहीं किया, अगर कोई नाम ले रहा था PTI की तरफ से तो कोई नाम लिए जा रहे थे PDM की तरफ से भी, और खुलेआम लिए जा रहे थे। फिर मैं इस चूंकि पढ़ना नहीं चाह रहा था इस बहस में, लेकिन चूंकि उन्होंने जिक्र किया है कि वो प्रेसिडेंट कुछ भी नहीं कर सकते थे, तो मेरे भाई वो कम से कम 20 दिन की डिले कर सकते थे, और वो बहुत बड़ा कुछ करना था, क्योंकि इसी दौरान पुराने चीफ ने रिटायर हो जाना था और ये चीफ टेक ओवर ना कर सकते। ये बहुत बड़ा एक मसला पैदा हो जाता है। इसमें साफ ज़ाहिर है कि फिर आगे जो भी होता है। अच्छा, एक चीज़ ज़रा एक आईनी बहरान तो ये पैदा हो जाना था, मसला हो जाना था, और वो नए ज़रा वो ओहदा ना संभाल सकते जनरल आसिम। एक चीज़ और सर ये कि अगर प्रेसिडेंट, क्योंकि वैसे मैंने माजी में नहीं देखा, अगर प्रेसिडेंट ऑब्जेक्शन या कंसर्न रेस करके इसको वापस राउट करें टू द PM ऑफिस और उसके बाद इवेंचुअली वो अप्रूव हो जाए क्योंकि PM के प्रोग्रेटिव है, बट क्या उस चीफ के लिए, उस सलार के लिए कंटिन्यू करना आसान होता कि जी उनके ऊपर प्रेसिडेंट की जानिब से 1-2 मरतबा ऑब्जेक्शंस या कंसर्न्स रेज किए गए हैं? जी, उनके लिए तो शायद ज़्यादा मुश्किल ना होता, लेकिन ज़्यादा मुश्किल PTI के लिए पैदा हो जाती कि वो अपने लिए एक मुखासमत की फ़ज़ा पैदा कर देते बिला वजह। तो मेरा ख्याल उन्होंने अच्छा सोचा। दूसरा, कुछ दोस्त हमारे PMLN के ये भी कहते हैं कि जी देखें, मुशावरत करने गए और एक बंदा जिसका कोई सरोकार नहीं है उसे मुशावरत की। तो सिर्फ मैं इसमें कोई ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, इतना कहूँगा कि ना तो इमरान खान मुल्क से भागा हुआ शख्स है, ना ही इमरान खान के ऊपर किसी कोर्ट की तरफ से कोई जुर्म आयद किया गया है। तो अगर उधर मुशावरत हो सकती थी तो इधर क्यों नहीं हो सकती थी? बहरहाल एनीवे, मैं तो इसको कहता हूँ इसको छोड़ें, आगे की बात करें। एक तीसरा मैं आपको चैलेंज बताना चाह रहा था जो कि नए चीफ को होगा, और ये बड़ा सीरियस चैलेंज है जिसका मैं जिक्र करने लगा हूँ।
वो ये है कि जिस किस्म की हमारी इकोनॉमी की सूरत हाल है, इसके अंदर इतनी बड़ी फौज को मेंटेन करना, उसको पॉलिश रखना, चमकदार रखना, उसकी ट्रेनिंग का लेवल वही रखना, उसके मोराल का लेवल वही रखना, कोई आसान काम नहीं है मेरे भाई। करेक्ट। ये बहुत मुश्किल काम होगा। और मेरा ख्याल वो जो पहले दो मैंने चैलेंजेस बता दिए, एक तो ये कि हम आंगी पैदा करना कौम के साथ, दूसरा ये कि रिव्यू करना जितनी हमारी सिक्योरिटी की सिचुएशन है, खासकर जो हाइब्रिड वॉर के मामलात हैं, और तीसरा ये कि इस श्रंक इकॉनमी के अंदर सरवाइव करना इतनी बड़ी फौज का, ये मेरे ख्याल बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस हैं नए चीफ के लिए। ठीक है। अच्छा सर, ये बताएंगे एक जनरल साहब, एक चीज़ इसी में मैं चाहता हूँ आप ऐड कर दें। आपने हम आहंगी का जिक्र किया आवाम के साथ, और इसमें एक चीज़ जो शायद इसका सबसे पार्ट होगा वो है पॉलिटिक्स के अंदर फ़ौज की इन्वॉल्वमेंट। ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, इसके ऊपर कई 20 स्टेटमेंट्स मौजूद हैं और फ़ौज बार बार ही कह चुकी है हम सियासत का हिस्सा नहीं है। अभी रिसेंटली जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने भी कहा, और उन्होंने कहा कि जी पिछले 1.5 साल से तो हम बिल्कुल भी जो है वो वी आर नॉट बॉदर्ड अबाउट इट, हम अपने काम से काम रखे हुए हैं। ये बताइए कि इसको प्रैक्टिकली अभी डेमोन्स्ट्रेट करना पड़ेगा कुछ अर्सा, और इसमें कुछ सेक्रीफाइसेस भी करनी पड़ेंगी, या आपके ख्याल से कि अभी कुछ टाइम लग जाएगा इसको अचीव करने में? और अचीव से मुराद मेरी है इन पब्लिक्स माइंड, इन देयर हार्ट यू हैव एक्चुअली टोल्ड देम कि जी सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है। मैं 2 पॉइंट सामने लेकर आऊँगा। एक तो ये कि क्योंकि लोगों को एतबार आराम से नहीं आएगा, लोगों को आदत मैं बात कर रहा हूँ अपने पॉलिटिशियंस की, इनको आदत है कि कोई ना कोई इनके सर पे हाथ रखे। तो ये फौज को बड़े काफ़ी देर तक अपना ये रवैया और लगातार आइंदा के लिए ये रखना पड़ेगा। 4-5 साल के बाद लोगों को यकीन आएगा कि वाकई, और फिर आपको ये भी मालूम है भाई कि आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, ये हो नहीं सकता कि आप अगर कोई काम करें और उसको छुपाने की कोशिश करें तो वो नज़र ना आए। पहले भी जब आपको पता है कि जनरल बाजवा ही के ज़माने में, उससे पहले भी जब फौज जो कुछ करती थी वो नज़र आ जाता था कि वो पार्लियामेंट में क्या कर रहे हैं और लोगों को कैसे लेकर जा रहे हैं, लेकर आ रहे हैं। लेकिन एक बात मैं कह दूँ, दूसरा पॉइंट, कि ये हमारी तारीख में कई बार हुआ है कि फौज पॉलिटिक्स से निकली और फिर वापस आई, निकली और वापस आई। कुछ लोग कहते हैं कि लगातार रही, मैं समझता हूँ नहीं, अंदर ब्रेक्स आई हैं। जनरल काकड़ के ज़माने में ये निकली रही, जनरल जहांगीर करामत के ज़माने में उन्होंने ज़्यादा नहीं किया, और जनरल कियानी ने भी इसको दूर ले जाने की कोशिश की। फिर ये वापस आती क्यों है? तो ये मैं अपना तजज़िया बता देता हूँ, मैं गलत हो सकता हूँ, कि मेरे भाई तमाम बंदूकें अगर आप एक इदारे की तरफ रखेंगे और अपने गिरबान में नहीं झांकेंगे, आप पैदा करें जमहूरी माहौल पार्टियों में, आप मौरूसियत से तौबा करें, आपने जो शख्सियत परस्ती का एक तरीका अपनाया हुआ उसे बाहर निकलें और डिलीवर करें, अवाम के लिए कोई काम करें, तो फौज कभी भी नहीं आएगी। ये अर्दोगान ने कैसे काबू कर लिया? बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस था टर्किश फौज का। तुर्की क्यों उसने आजाद करवा लिया फौजी मुदाखलत से, उसकी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। ऐसे हुक्मरान लेकर आए जो ऐसा काम करें, फिर नहीं आएगी फौज, वरना मेरी तरफ से कोई गारंटी नहीं है। ठीक है, आप मेरे साथ रहिएगा। मोहसिन साहब, सर ये फरमाइएगा, जैसा जनरल साहब कह रहे हैं मेरी तरफ से कोई गारंटी नहीं है, अगर हाँ ये चीज़ें पूरी करेंगे जिस तरह वो फरमा रहे हैं तो फिर यकीनी तौर पे, और कुछ अर्सा अप्रूव करेंगे तो यकीनी तौर पे आप वो पोजीशन हासिल कर सकेंगे। मैं आपसे जानना ही चाहता हूँ मोहसिन साहब कि फ़ौज का सियासत से ताल्लुक़ नहीं, माजी में 20 स्टेटमेंट्स मौजूद हैं, अभी भी जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने कहा, और फ़ौज का आइन भी ये कहता है, विजन और मिशन भी उनका ये होना चाहिए कि वो अपने आप को सियासत से अलहदा रखें। ये बताएं आगे चल के आपको क्या लगता है फ़ौज के लिए मुमकिन हो पाएगा, नोइंग द फैक्ट कि हमारे सियासतदान कैसे हैं और हमारे यहाँ सियासत कैसी होती है, किस सतह तक चली जाती है, या इवेंचुअली फ़ौज को आना पड़ेगा, वो ज़बरदस्ती उनको खींच के ले आएँ, या उनमें से किसी का जो है वो टिल्ट हो जाए कि जी मैं सियासी चीज़ों के अंदर जो है रोल प्ले करूँ जिसमें माजी में होता रहा है? आपको क्या लगता है, डिटैच हो पाएंगे या फिर कहीं ना कहीं दोबारा जॉइंट वेंचर हो जाएगा? देखिए, मैं तो इस बारे में कोई हतमी बात नहीं कह सकता। अंडरस्टैंडिंग मैंने अपनी पूरी जिंदगी में देखा है कि फौज कभी भी सियासत से बाहर नहीं रही, चाहे जनरल काकड़ का दौर हो या जनरल परवेज मुशर्रफ हो या जनरल कियानी का हो, किसी न किसी तरीके से फौज सियासत में इन्वॉल्व रही। जनरल काकड़ जो थे उन्होंने नवाज शरीफ की हुकूमत खत्म की और बेनजीर के पास अपना तैयार भेजा, वो भी कोई दूध के धुले में नहीं है, सारे एक जैसे हैं। तो इस बात पे कुछ भी नहीं कहा जा सकता कबल वक्त कि क्या जनरल आसिम मुनीर पाकिस्तान के लिए कैसे साबित होंगे। हमने देखा है कि नवाज शरीफ ने कई आर्मी चीफ मुकर्रर किए और उनका ख्याल था कि शायद ये मेरा बंदा होगा, लेकिन
सब लोग जो थे उन्होंने किसी ने उन्हें फांसी घाट पहुंचा दिया और किसी ने उन्हें जद्दा पहुंचा दिया और किसी ने उन्हें जेल पहुंचा दिया। तो मैं एक बात समझने से कासिर हूँ कि हमारे लोग जब ये कहते हैं कि सियासतदान है कोई मुरूसी सियासत ना हो और किसी मफरूर आदमी को ना बनाया जाए, तो हमें ये भी देखना चाहिए कि कितने आदमी के हमारे जरनैल मफरूर हैं और जनरल मुशर्रफ पाकिस्तान से मफरूर हैं और पाकिस्तान फौज के कितने जरनैल जो है बाहर जाकर बैरून मुल्क रहते हैं। और जिस तरह जनरल आसिम बाजवा की करप्शन की कहानियां हमने सुनी थी और उसके बारे में कोई जनरल आसिम बाजवा की तरफ से कभी कोई तदीदी बयान भी सामने नहीं आया। तो इसमें अगर हम सियासतदानों को बुरे इल्जाम ठहराते हैं तो सारे लोग इस इमाम में नंगे हैं और अगर हम कोई अच्छाई करना चाहते हैं तो उसके लिए हर एक को अपना किरदार अदा करना होगा, हर एक को साफ रहना होगा। सिर्फ सियासतदानों से क्यों हम ये तो रखते हैं कि सियासतदान साफ रहेंगे और ब्यूरोक्रेट जो है वो पैसे बनाएंगे और वो इस मुल्क में रहेंगे भी नहीं और बैरून मुल्क जाकर रहेंगे। तो इस सूरत हाल में हमें कोई आइडियलिज्म की तरफ नहीं जाना चाहिए, हमें हकीकत की तरफ जाना चाहिए। और जिस तरीके से पाकिस्तान में फौज अपनी मर्जी का एक महात्मा खड़ा करके इमरान खान को लेके आई थी, तो उसका अंजाम भी फौज खुद देखा है। ठीक है, अच्छा या बुरा। आप मेरे साथ रहे मोहसिन साहब, मैं आपकी तरफ आता हूँ, आप मेरे साथ रहिएगा। इस पॉइंट पे मैंने आपसे बात करनी है कि कौन कौन सी जमात को फ़ौज सियासत में लेके आई और किस किस लीडर को फ़ौज ने इंट्रोड्यूस किया, इस पे बाद में बात करते हैं। मैं जनरल साहब से एक चीज़ के हवाले से बात करना चाहता हूँ, उसके बाद जनरल साहब से हम रिक्वेस्ट करेंगे कि वो फिर हमें ऑनवर्ड भी अपना ओपिनियन दें। जनरल साहब, फ़ौज को सियासत से अलहदा करना एक आपने बताया कि बड़ा एक मुश्किल टास्क है, और नोइंग द फैक्ट कि जिस किस्म की इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर लोगों की ग्रिप है और उनका ओपिनियन है और उनकी प्रेजेंस है, आपके ख्याल से सबसे पहले 2-3 जो इकदाम करने होंगे वो क्या करने होंगे फ़ौज को, या अभी मौजूदा जो नई लीडरशिप है उसको, कि वो 1-2-3 ये स्टेप्स ले तो वो राइट डायरेक्शन में जो है वो मूव करेगी? मेरा ख्याल है सबसे पहले तो यही करना चाहिए कि आदा करें उस बात का जिसका कि बहुत जिक्र हो रहा है कि फ़ौज पॉलिटिक्स में हिस्सा नहीं लेना चाहती। नए आर्मी चीफ की तरफ से ये बयान बाकायदा आना चाहिए थ्रू DGISPR या खुद वो ये बात करें, जिसका मतलब थोड़ा सा रीइंफोर्स कर दें इस परसेप्शन को कि वो भी इसी लाइन पर चलना चाहते हैं। दूसरी बात ये है कि बिल्कुल क्लियरली नजर आए कि कोई ऐसा एक्शन ना करें, किसी बात पर किसी पॉलिटिकल स्टेटमेंट पे रिएक्शन ना शो करें, किसी पार्टी की तरफ टिल्ट ना शो करें, जो कि वक्तन फक्तन हमें नजर आता रहा है। तो ये 2-3 शुरू के स्टेप्स हैं जो उनको लेने पड़ेंगे, गो के उनके और बहुत से काम होंगे सिक्योरिटी के मुतालिक, उसकी तरफ तवज्जो दें। और दूसरी बात ये कि एक और बात जिससे मेरा ख्याल है कि आर्मी को इज्तनाब करना चाहिए, वो ये है कि जब हम कहते हैं जिसका काम उसी को साजे, अगर पॉलिसी बनानी है हुकूमत ने तो उन्हीं का हक है जरूर अपना इनपुट दें, बताएं कि जी अगर आप ये फॉरेन पॉलिसी बनाएंगे तो हमें मिलिटरीली ये प्रॉब्लम होगा, ये बनाएंगे तो हमें मिलिटरीली ये प्रॉब्लम होगा। लेकिन हुकूमत ने इकोनॉमिक्स को भी देखना है, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को भी देखना है, उनके फैसले के मुताबिक चलें ताकि एक यूनिडायरेक्शनल हो काम। ऐसा ना हो कि फौज एक तरफ चल रही है और हुकूमत दूसरी तरफ चल रही है, तो ये भी एक इंडिकेशन होती है कि फौज कितनी नॉन पॉलिटिकल है और कितना अपने आप को सबसर्विएंट समझती है। तो मेरा ख्याल आपको सिर्फ गुफ्तगू नहीं बल्कि अपने अमल से साबित करना पड़ेगा कि वो हुकूमत के सबसर्विएंट हैं, पॉलिसी हुकूमत बनाएगी, अपना इनपुट वो जरूर देंगे लेकिन हुकूमत की पॉलिसी के ऐन मुताबिक चलेंगे। ठीक है, आप मेरे साथ रहिएगा। मोहसिन साहब सर ये फरमाएं, अभी आप जो पहले हम बात कर रहे थे आपने उसमें जिक्र किया था कि फ़ौज जो है उसने इंट्रोड्यूस किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हुकूमत में लेके आए, बल्कि वो बहुत सारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग भी और बहुत सारे एनालिस्ट भी कहते हैं कि नवाज़ शरीफ को इंट्रोड्यूस करने वाली भी जो है वो जनरल ज़िया थे और वही उनको जो है वो यहाँ पर लेके आए। फ़ौज की पैदावार वगैरह ऐसे ऐसे अलकाबात से उनको जो है वो नवाजा जाता है। रगड रिलेशंस, टफ़ रिलेशंस नवाज़ शरीफ साहब के रहे फ़ौज के साथ, इसमें कोई दूसरी राय या कोई ओपिनियन नहीं है। ये फरमाइए कि अब जिस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने थोड़ी देर पहले एक एलामिया भी जारी किया और उसके अंदर उन्होंने जो है वो जो मौजूदा
यानी कि जो आने वाले जनरल साहब हैं आसिम मुनीर साहब और चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ, उनको भी उन्होंने मुकम्मल मुबारकबाद दी और सपोर्ट का उन्होंने सेंटिमेंट ज़ाहिर किया। उन्होंने कहा वी विश यू ऑल द बेस्ट। ये बताएं कि पास्ट जैसा आप जिक्र कर रहे थे उसको भुला के, वो रिसेंट हो या माजी बईद हो, क्या ये मुमकिन है जिस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी मुबारकबाद दे रही है, मौजूदा हुकूमत भी मुबारकबाद दे रही है, तमाम स्टेक होल्डर्स, तमाम जमातें मुबारकबाद दे रही हैं, जैसे जनरल साहब भी मुबारकबाद दे रहे हैं, एवरी वन इज़ हैप्पी, लुकिंग हैप्पी, क्या ये मुमकिन है कि सारा कुछ भुला के एक नई बिगनिंग, नया आगाज़ हो सके और इसमें सारे जो है वो ऑनेस्टी के साथ अपना रोल प्ले कर सकें? आपको लगता है नहीं, ऐसा नहीं होगा, वो वहीं पे आ जाएंगे जहाँ पे इस वक्त खड़े थे पहले से? नहीं, मैं तो समझता हूँ कि जनरल साहब ने जो बात की है वो बहुत ही दुरुस्त बात की है कि हुकूमत को उसके फैसले करने का इख्तियार दे दिया जाए। वो अच्छी करती है या बुरी करती है, उसका मुतबादल तो इस हुकूमत का मुतबादल पीटीआई की सूरत पे मौजूद है। अगर ये नाकाम होंगे, अगर फेल होते हैं, तो एक मुतबादल क़यादत पाकिस्तान के पास मौजूद है। लेकिन अगर पाकिस्तान की आर्मी नाकाम होती है तो इसका तो मुतबादल हमारे पास नहीं है। तो लिहाजा इसी इदारे को उन्हें चाहिए कि बचा कर रखे सियासत से, और जिस तरह ये माजी में है तो तल्ख हकीकत है, लेकिन है ये तो हकीकत है कि पीटीआई के साथ जिसका फौज जुड़ गई थी और जिस तरीके से जला के नवाज शरीफ को लाए, अयूब खान भट्टो को लाए, लेकिन फौज कभी नहीं किसी सियासी जमात के साथ जुड़ी थी, ना फौजियों ने कभी इस तरीके से अपने जज्बात का इजहार किया था जो वो इमरान खान के साथ जुड़ गए थे। और उसके हमें तल्ख नताइज भी भुगतना पड़े हैं। वो किसी भी सूरत पे हो उसमें बहस करना जो है फजूल बात है। लेकिन मैं समझता हूँ कि फौज को अब ये पॉलिटिकल होना चाहिए और उनका फौज का सियासत से कोई काम नहीं है। और इसका इजहार नए आर्मी चीफ को बिल्कुल ठीक है जनरल साहब ने कि आर्मी चीफ को खुद करना चाहिए या DGSPR के थ्रू करना चाहिए, लेकिन ये वादे कर देना चाहिए कि ये हुकूमत भी फौज की बैसाखियों का सहारा लेकर चलने की कोशिश ना करे और ना ही ये इमरान खान की फौज की ऊपर तनकीद करें और ना ही उनको कहें कि हमें इख्तियार वापस दिलवाओ। तो फौज अपना काम करे, उस सियासतदान अपना करे। कुछ थोड़ा बहुत तलखियों के बाद और लड़ाई झगड़े के बाद दोनों आटो पे आ जाएंगे और मामलात खुद अपने हल करने का सीख लेंगे। ये जो हमारी फौज ने ये तरीका अपनाया था कि ये समझती है कि ये नादान बच्चे हैं, ये चल नहीं सकते तो इनको चलाना हमने सिखाना है, ये सिलसिला अब खत्म होने चाहिए। ठीक है। अच्छा, अब ये बताएं मोहसिन साहब के मौजूदा हुकूमत जो आई है वो ज़रा एक जमात की तो है नहीं, आप जानते हैं इत्तेहादी हैं और बहुत सारे उसके अंदर एक्सपीरियंस लोग बैठे हैं। इन 7-8 महीनों के दौरानिए में जो डिलीवरेंस वो कर पाए हैं या जो करनी चाहिए थी उनको, आपको लगता है कि वो उसको अचीव कर पाए हैं? और इसमें मेरा जो प्राइमरीली फोकस है वो इन्फ्लेशन, महंगाई, इक्तिसादी मामलात के ऊपर है। क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, ये तो बिल्कुल सबके सामने है कि पाकिस्तान डिफॉल्ट की हद तक पहुंच जाता है, फिर थोड़ा सा हम बच जाते हैं, फिर पहुंच जाता है। तो अगर ठीक करते और बेहतर करते मेरे तो साथ मेरे सुने, आप मेरे साथ एक मैं आपकी तरफ आता हूँ। फवाद चौधरी साहब हमें ज्वाइन करें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा। वेलकम टू द शो चौधरी साहब। चौधरी साहब, बहुत सारी डेवलपमेंट्स हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से मुबारकबाद भी आई है दोनों ऑफिसर्स को। इस सारे प्रोसेस में क्या कहेंगे आप? क्या सेंटिमेंट है आपका? क्या उम्मीद है आपकी दोनों ऑफिसर से, खुसूसन आर्मी चीफ साहब से? और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ होपफुल, ऑप्टिमिस्टिक है टू वर्किंग अहेड विद देम? हमने इस तरह एक एलामिया जारी किया है जिसमें हमने बताया है कि हमारी क्या तवक्कुआत है। हम समझते हैं पिछले 7-8 महीने में जिस तरह से फौज के इदारे को कंट्रोवर्शियल किया गया, मुतनाज़ा बनाया गया और इंसानी हकूक की जो खिलाफ वर्जियाँ हमने देखी, उसके बाद पाकिस्तान में आइन की खिलाफ वर्जियाँ जो हमने देखी, जो सियासी जमातों के सियासत के हकूक को सलब किया गया, तो पिछले 7-8 महीने तो पाकिस्तान के आइनी और जमहूरी एतबार से बहुत ही मैं समझता हूँ कि एक उनमें बड़ी वो बड़े परेशान कौन थे। और नई जो अब क़यादत आई है उससे
हमारी तवक्को है कि पिछले 7-8 महीने की गलतियों का इदराक करेंगे, वो फौज के इदारे को सियासत से अलहदा करे, सियासत को सियासतदानों के ऊपर छोड़ा जाए, और जो हमारे राइट्स हैं जो पॉलिटिकल पार्टीज के, उनको तस्लीम किया जाए। नए आम इंतखाबात के लिए जो तरीके इंसाफ की एक मुहिम है या जो हमारी एक मुतालबा है, वो उस मुतालबे का हक तस्लीम किया जाए और उसके रास्ते में रोड़े ना अटकाए जाए। और बाकी ये है कि हम समझते हैं कि जिस तरह से सियासत में अपनी मुदाखलत कम अज कम करें और सियासतदानों को ये मामला आगे बढ़ाने दें। जैसा सियासतदानों पे बलाए ताक के पीटीआई है या वो कोई भी जमात है, उन पर एक बहुत बड़ा इल्ज़ाम ये लगाया जाता है कि वो अपने तय चीज़ों को सॉर्ट आउट नहीं कर सकते और उन्होंने नहीं किया, जिसकी वजह से फ़ौज को ज़बरदस्ती फिर जो है वो खींचा जाता है। फ़ौज आती है और आके मसलों को टेकअप करने की कोशिश करती है या माजी में किया ताकि ऑन ट्रैक चीज़ें आ सकें। आप मुकम्मल तौर पे तो मुर्द इल्ज़ाम फ़ौज को ज़ाहिर नहीं ठहरा सकते, सियासतदानों को भी ठहराएंगे। अब आपका रूल नहीं है, PDM का रूल है, तो वट एवर दे आर डूइंग यू वुड लेट देम डू। सड़कों पे आप होंगे, एहतजाज होगा, मार धाड़ होगी, तो ज़ाहिर फ़ौज को कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा जब सिक्योरिटी अनरेस्ट होगा। इस बारे में क्या आपका ओपिनियन ओवरऑल? नहीं, खैर इतना भी नहीं है कि सियासतदान जो है वो लेके आते हैं हर डिस्पोजिशन में। खुद जो है वो एस्टेब्लिशमेंट ने अपना रोल इतना बढ़ाया हुआ है, दोनों ने, फौज ने भी और जुडिशरी ने भी, कि वो ना चाहते हुए भी वो मामला जो है वो उनकी तरफ चले जाते हैं। और अगर वो अपना रोल कम करें और पॉलिटिशियंस को या पॉलिटिक्स को आइन और कानून के मुताबिक चलने दें, तो मामला जो है वो हल की तरफ जाएंगे। लेकिन जाहिर है कि पिछले आपने देखा खुद ही चंद महीनों में जो कुछ हुआ, उससे पाकिस्तान को नुकसान ही हुआ है, फायदा नहीं हुआ। पाकिस्तान की मईशत अपनी हिल चुकी है। 7 महीने में दूसरी दफा हम बिल्कुल डिफॉल्ट के करीब पहुंच गए हैं। और इसलिए मैं समझता हूँ कि सियासतदानों को भी बहरहाल अपनी जिम्मेदारियों का एहसास होना चाहिए। लेकिन बात यही है कि अगर ये एस्टेब्लिशमेंट अपना किरदार जो है वो सियासत में कम करे, ये पाकिस्तान के लिए सबसे अच्छा होगा। आखिरी सवाल चौधरी साहब ये बताइएगा, अगर मैं आपसे कोई एक वजह जानना चाहूँ जिस वजह से जनरल आसिम के नाम पे इमरान खान साहब या बाकी आपकी लीडरशिप ने एग्री किया, प्रेसिडेंट साहब ने एग्री किया, तो वो एक वजह क्या थी? नहीं, हमने सदर साहब को इख्तियारात दिए थे कि वो बातचीत करेंगे और वो फैसला इस ज़मन में करेंगे। सदर ममलिकत जो हैं उन्होंने ये जो एस्टेब्लिशमेंट के साथ बातचीत जो है वो की है, उसको उठाया है और उनका ख्याल है कि ये जो नई डिस्पोजिशन है ये पिछले 7-8 महीने से मुख्तलिफ होगी। पाकिस्तान में जो सियासी जमातें हैं उनके हकूक़ को तस्लीम करके आगे चलेगी। इसलिए हमने मौका देने का फैसला किया है कि नई जो आर्मी की लीडरशिप है उसको ये मौका दिया जाए। कोई एक वजह जनरल आसिम के इंतखाब के लिए या एंडोर्समेंट के लिए कि वो एक क्लीन स्लेट के साथ मामलात को आगे लेके चले। तो हमारी उम्मीद यही है कि इंशाअल्लाह ताला इस मामलात को बेहतर करेंगे। तो अब देखते हैं, बाकी तो उनके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। फवाद चौधरी साहब ने हमें ज्वाइन किया था, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा है। जनरल साहब आपकी तरफ आना चाहूँगा, टाइम हमारे पास कुछ कम है। मैं क्विकली अगर आप हमें बता सकें कि इस वक्त हमें जो इंटरनल सिक्योरिटी के थ्रेट हैं एग्जैक्टली वो क्या हैं, क्योंकि दाइश का भी जिक्र हो रहा है, अफगानिस्तान में दाइश खुरासान की पाकिस्तान के अंदर एक्टिविटीज़ की भी बातें हो रही हैं, TTP ऑलरेडी मौजूद है और हमारे जवानों की शहादत भी हो रही है, इंक्लूडिंग पुलिस जवानों की भी शहादत हो रही है। आप जानते हैं लेकिन मरवत में भी 6 जवानों ने शहादत नोश किया। ये बताएं व्हाट इज़ गोइंग ऑन और ये कितना सीरियस थ्रेट है हमारे लिए और हम कितने जल्दी इस पर नबर्द आज़मा हो पाएंगे नई लीडरशिप खुसूसन? साफ ज़ाहिर है कि बहुत सीरियस है और इसमें ये कॉम्बिनेशन है कुछ इंटरनल फैक्टर्स की और कुछ एक्सटर्नल की। यानी कि कुछ हमारी अपनी कोताहियां हैं जिनसे सरफे नज़र नहीं कर सकते और फिर दुश्मनों ने वो जो हमारे फॉल्ट लाइंस हैं उनको एक्सप्लॉइट किया है। तो हमें दोनों तरफ तवज्जो देनी पड़ेगी, सख्ती से निपटना पड़ेगा उन लोगों के लिए जो बंदूक उठाते हैं रियासत के ख़िलाफ़, और नरमी बरतनी पड़ेगी उन लोगों से जो अपने हकूक़ डिमांड करते हैं ऐसन तरीके से या पॉलिटिकल तरीक़ों से। दोनों पे काम करना पड़ेगा। इसीलिए जो हमारी इंटरनल सिचुएशन है ये अकेली फ़ौज इस पर काबू नहीं पा सकेगी। ये फ़ौज को और हुकूमत को मिलकर काम करना पड़ेगा। बल्कि मैं तो कहूँगा कि अपोजिशन में जो सियासतदान है उनको भी इस कार खैर में हिस्सा लेना चाहिए। तो ये मिलजुल कर करने का काम है और ये काफ़ी बड़ा चैलेंज है और इसको सिर्फ ना फ़ौज पे छोड़ा जाए ना सिर्फ हुकूमत पे छोड़ा जाए।
और लोगों को बेजार व मददगार, इन लोगों के रहम करम फिर भी ना छोड़ा जाए। ये सब के इंशाल्लाह मिलके करने का काम है। लेकिन इंटरनली इस वक्त जो भूख और अफलास और महंगाई जिसकी वजह से लोग गुस्सा खा जाते हैं और इस किस्म के कामों पर तैयार हो जाते हैं, चाहे वो किसी लालच में या अपने जेन्युइन पॉलिटिकल ख्यालात की वजह से, इस पर भी काबू पाने की जरूरत है। ये जो इंटरनल मुहर्रकात हैं इन तमाम चीज़ों के, उस पर भी जोर देने की जरूरत है। तो ये प्यार, मोहब्बत और सख्ती का एक मिला जुला मामला होगा और एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पे आपको काम करना पड़ेगा और फॉरेन पॉलिसी में भी, इंटरनेशनल रिलेशन में अपने इर्द गिर्द के मुल्कों के साथ भी इसके ऊपर आपको पेशरफ्त करना पड़ेगी। जी ठीक है। मोहसिन साहब, सर ये फरमाइएगा, मैं चाहता हूँ ज़रा ब्रीफ हमारे नाज़रीन को सारी सूरत हाल कर दें। पाकिस्तान में जो अभी मौजूदा हुकूमत है, ज़ाहिर है वो फुल मैंडेट के साथ नहीं आई, उसने तमाम ने इत्तेहाद किया, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस दिया और उन्होंने एक लीडर का इंतखाब किया और वो प्राइम मिनिस्टर के ओहदे पर विराजमान है। ये सारी दुनिया जानती है और बहुत सारी दुनिया के ममालिक जो हैं और बहुत सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इंक्लूडिंग IMF, वर्ल्ड बैंक या जितने भी कंसर्न स्टेक होल्डर्स हैं दुनिया भर के, इंटरनेशनल डायस्पोरा है, वो एक स्टेबल या एक जिसको कहते हैं जी मुकम्मल मैंडेट के साथ हुकूमत चाहते हैं जो कि यहाँ पर 5 ईयर्स के लिए हो, जिसमें उसको उसके साथ विजन्स और मिशंस डिस्कस करने में या उसके ऊपर एग्रीमेंट करने में कोई मुज़ायका या किसी भी किस्म की मज़ाहमत ना हो। ये बताएं, एक तो ये वजह, दूसरी वजह ये कि जितने भी लोग अभी हुकूमत में बैठे हैं उन सब ने हुकूमत में आने से पहले कहा था जी हम फौरी तौर पे जनरल इलेक्शन कराना चाहते हैं। मैं आपका ओपिनियन जानना चाहता हूँ, ये मुल्क के लिए बेहतर नहीं था कि जनरल इलेक्शन जो है वो जल्दी कॉल कर लिया जाता, इंटरनेशनल डायस्पोरा और विद इन द कंट्री जो मामला गड़बड़ चल रहे हैं उनको फौरी टेकअप करके एक न्यू मैंडेट, फ्रेश मैंडेट के साथ एक गवर्नमेंट आती, जैसी भी आती? मोहसिन साहब, मुझे सुन पा रहे हैं आप? मोहसिन साहब से हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया। जनरल साहब, अगर आप मेरा सवाल सुन पाए हैं तो मैं यही आपसे जानना चाहूँगा। सवाल ये कि इस हुकूमत को इस बात का इदराक और शऊर तो है कि इस किस्म के जब इतनी पार्टियां मौजूद हों और इतनी जम गफीर एक वज़रा और एडवाइजर्स का हो तो ये कुछ कर तो पाएंगे नहीं, क्योंकि एक फिलॉसफी तो नहीं है ना, इट इज़ एमलगम ऑफ सो मेनी फिलॉसफी। लेकिन उनका प्रॉब्लम ये है कि वो सोचते हैं कि जब हमने ये गले में डाल ही लिया है कांटों का हार, तो कोई ऐसी जगह पर पहुंचा दें जहां पर थोड़ा बहुत इज्जत रह जाए। और जो बाई इलेक्शन के रिजल्ट हैं उनसे भी उनको अंदाजा हो गया है कि उनका फ्यूचर जो है किस नौयत का हो सकता है। लेकिन मेरा अपना तज्जिया ये है कि अगले बजट से पहले ये कांटों का हार, इसमें मजीद कांटे ऐड करके वापस PTI के गले में डालने के लिए तैयार हो जाएंगे, क्योंकि ये जो इंटरनेशनल मामलात हैं, जो डोमेस्टिक हैं, इनका मलगूबा है, जो हमारी इकोनॉमिक सूरत हाल है, ये इनके बस का रोग नहीं है और ना ही मेरा ख्याल है कि PTI कुछ कर पाएगी। इसके लिए मिलजुल कर बहुत से काम करने की ज़रूरत है, बड़े ड्रास्टिक स्टेप्स लेने की ज़रूरत है, जो उनमें किसी में भी अहलियत नहीं है, मुझे नज़र नहीं आती। शायद PTI कर ले, लेकिन ये मुझे यकीन है कि इस हुकूमत को ये तो पता चल गया है कि अब इनसे तो नहीं होगा, तो ऐसे मौके पर ये डालेंगे वापस PTI के गले में जब PTI का इस मौजूदा बोझ डबल हो चुका होगा जो कुछ इनके गले में है। ठीक है। मोहसिन साहब, सर ये फरमाया, आपसे राब्ता बहाल हो गया हमारा, ये फरमाइएगा कि इंटरनल तो बहुत सारे रीजंस हैं, मसले मसाइल हैं, डिमांड्स हैं, रिक्वेस्ट हैं कि जी फौरी तौर पे इंतखाबात हों, और जो मौजूदा हुकूमत है उसने ये भी कहा था इक़्तिदार में आने से पहले कि जी हम फौरी तौर पे इंतखाबात कराएंगे और होने चाहिए। अब एक्सटर्नल भी बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं, अवामिल हैं, जिसकी वजह से ये वक्त की ज़रूरत है कि यहाँ पे जनरल इलेक्शंस जल्द अज जल्द हों। आपके ख्याल से मुल्क पाकिस्तान, रियासत पाकिस्तान के लिए बेहतर ना हो जाता कि जल्द अज जल्द जो है वो इलेक्शन अनाउंस किए जाते और एक फुल मैंडेट के साथ गवर्नमेंट आती? देखिए, मैं अर्ज करूं कि ये इख्तियार तो इमरान खान के पास था जब उनके खिलाफ तहरीके अदम एतमाद पेश हुई है, तो उससे पहले वो मुल्क में इलेक्शन करवा लेते, क्यों वो जब कहते रहे कि 5 साल बाद इलेक्शन होंगे, तो उनकी बात पे ये हुकूमत भी कायम है और ये इस हुकूमत का आईनी हक है कि वो अपना टाइम पूरा होने के बाद इलेक्शन कराए। मुल्क के हालात क्या की खराबी क्या जो इलेक्शन से क्या किस तरह ठीक हो जाएंगे? क्या कोई इमरान खान ने कोई माशी पॉलिसी दी है? नहीं, माशी पॉलिसी हमने देखा है कि माजी में भी इमरान खान की हुकूमत थी और पौने 4 साल तक उनकी हुकूमत थी। 3 तो वजीर मईशत वो तब्दील की है उन्होंने
और कोई माशी पॉलिसी ना होने की वजह से स्टैट सर बहुत बेहतर थे जो आज चल रहे हैं उससे। ये तो इस हुकूमत ने जो रिपोर्ट्स रिलीज की उसके अंदर ये आया लिखा हुआ। अब इस हुकूमत का भी हाल बुरा है, लेकिन मैं कहता हूं कि इस हुकूमत को आए हुए कितना असर हुआ है। इमरान खान ने अगर अपने पूरे 4 साल में अगर कुछ नहीं किया तो फिर उन्हें दोबारा ये जिम्मेदारी दे दी जाए कि वो आकर मुल्क की मईशत को और खराब करे। नहीं, कम से कम 1.5 साल तो करने दे पूरा, और उसके बाद देखेंगे अगर ये ठीक काम ना कर सके तो हम इनको इलेक्शन में आउट कर देंगे। इसमें क्या बड़ी बात है। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। प्रोग्राम का वक्त नाज़रीन खत्म हो जाता है। हमारे साथ मौजूद थे मोहसिन रज़ा साहब, जर्नलिस्ट हैं। जनरल नईम खालिद लोधी साहब ने हमें ज्वाइन किया, दिफाई तज्ज़ियाकार हैं। अब दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। फवाद चौधरी साहब ने ज्वाइन किया, आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है। हालात हाज़रा से आपको यूँ ही आगाह रखें, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।